ये कहानी क्रिस गार्डनर की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना करके कामयाबी हासिल की। ये कहानी आपको इंस्पायर करेगी और जिंदगी में खुशी की असली कीमत बताएगी। 1981 के दौर में क्रिस अपनी पत्नी लिंडा और बेटे क्रिस्टोफर के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहता था। उसने अपने सारे पैसे लगाकर बोन डेंसिटी स्कैनर नाम की ढेर सारी मशीनें इस उम्मीद में खरीदी थीं कि वो आसानी से हॉस्पिटल में बिक जाएंगी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। वो मशीन एक्सरे मशीन की कीमत से दुगने दामों पर थी, तो जाहिर सी बात थी कि उसे बेच पाना एक जंग जीतने के बराबर था। लेकिन क्रिस को घर का गुजारा चलाने के लिए महीने में कम से कम 2 मशीनें बेचनी ही पड़ती थीं, वरना घर का किराया और राशन का इंतजाम मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं हालातों के चलते क्रिस की जिंदगी आर्थिक परेशानियों से जूझ रही थी। 2 महीनों से उसने अपने घर का किराया नहीं दिया था और घर का खर्च चलाने की सारी जिम्मेदारी लिंडा के कंधों पर आ चुकी थी, जो पैसों के लिए डबल शिफ्ट में काम कर रही थी। हर बार क्रिस की नाकामयाबी को देखकर लिंडा थक चुकी थी। उसे लगने लगा था कि क्रिस अपनी जिंदगी में कुछ भी कर नहीं पाएगा और क्रिस से शादी करके उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। पैसों की किल्लत के चलते उन दोनों में झगड़ा होना एक आम बात हो चुकी थी। हर रोज की तरह क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर को स्कूल छोड़कर स्कैनर बेचने के लिए निकल जाता है, पर कोई भी हॉस्पिटल उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। इसके बाद वो लिंडा से मिलता है, जो कहती है कि उन्हें टैक्स न भरने पर नोटिस आ चुका है। क्रिस वहाँ से बाहर जाता है तो पुलिस वाला नो पार्किंग में खड़ी उसकी कार को टो करके ले जाता है। रोज की तरह खाली हाथ वो अपने घर जाता है और खाना खाने के बाद वो रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने लगता है, जो उस जमाने में नया नया ही आया था। लिंडा उसे टैक्स के पैसों के बारे में पूछती है तो क्रिस बहाना बनाने लगता है और उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर क्रिस दूसरे कमरे में बैठकर रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने लगता है, जो उसके लिए काफी आसान था। अगले दिन उसे एक आदमी अपनी महंगी गाड़ी चलाते नजर आता है। क्रिस उससे पूछता है कि वो क्या काम करता है, तो वो एक बड़ी बिल्डिंग की ओर इशारा करके कहता है कि वो इस बिल्डिंग में स्टॉक ब्रोकर का काम करता है। क्रिस उस बिल्डिंग से बाहर आते हुए सभी लोगों को देखता है, जो काफी खुश नजर आ रहे थे। क्रिस भी उन जैसी ही खुशी पाना चाहता था और उसे लगता है कि परेशानियों के मोहल्ले से बाहर निकलने का यही रास्ता है। वो स्टॉक ब्रोकर की नौकरी करने का फैसला लिंडा को सुनाता है, जो उसका मजाक उड़ाकर चली जाती है क्योंकि वो सिर्फ +2 पास था। अगले दिन वो उस कंपनी में नौकरी का एप्लीकेशन फॉर्म लेने जाता है। वो अपना स्कैनर एक स्ट्रीट आर्टिस्ट के पास छोड़कर अंदर चला जाता है। वहाँ एक आदमी उसे फॉर्म देकर एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में समझाने लगता है, लेकिन तभी वो स्ट्रीट आर्टिस्ट को अपना स्कैनर लेकर भागते हुए देखता है और पूरी बात सुने बिना ही उसके पीछे भागने लगता है, पर वो ट्रेन में बैठकर चली जाती है। अगले दिन वो खुद जाकर अपना जॉब एप्लीकेशन फॉर्म उस कंपनी के रिसोर्स हेड के डीन जे को देता है। जे काफी जल्दी में था, इसलिए उसकी ज्यादा बात सुन नहीं पाता। वहाँ से बाहर आने के बाद उसे वो स्ट्रीट आर्टिस्ट नजर आती है। क्रिस उनसे अपना स्कैनर वापस लेते हुए कहता है कि एक स्कैनर को खो देने का मतलब है कि 1 महीने का राशन खो दिया। उसने अपनी बीवी से आज कम से कम एक स्कैनर बेचने का वादा किया था, लेकिन उसके खाली हाथों की बजाय 2 स्कैनर्स वापस आते देखकर लिंडा निराश हो जाती है। क्रिस्टोफर को उसके जन्मदिन पर बास्केटबॉल देने के बाद वो लिंडा को वापस आए स्कैनर की कहानी बताने लगता है, लेकिन लिंडा उसकी कोई बात नहीं सुनती क्योंकि उसे अब क्रिस पर भरोसा नहीं रहा था। इसके बाद वो जे से मिलता है, जो टैक्सी में बैठकर जाने वाला था, तो क्रिस कहता है कि वो भी उसी ओर जा रहा है और वो टैक्सी में बैठ जाता है। क्रिस अपनी नौकरी के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन जे रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में बिजी था। अपना टैलेंट दिखाकर जे को इम्प्रेस करने के लिए क्रिस वो रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर देता है और जे इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन जे का घर आ गया था और वो टैक्सी से उतरकर अपने घर चला जाता है। इसका मतलब जे का किराया भी क्रिस को देना पड़ेगा। फिर जब टैक्सी एक चौराहे पर खड़ी होती है तो क्रिस गाड़ी से निकलकर भाग जाता है और टैक्सी ड्राइवर उसका पीछा करने लगता है। उससे बचने के लिए क्रिस एक ट्रेन में चढ़ जाता है, लेकिन उसका स्कैनर दरवाजा बंद होने की वजह से बाहर ही रह जाता है। वो फोन करके लिंडा से माफी मांगता है क्योंकि वो क्रिस्टोफर को लेने उसके स्कूल नहीं जा सका था। क्रिस्टोफर को स्कूल से लाने के लिए लिंडा को अपनी एक शिफ्ट छोड़नी पड़ी थी और वो क्रिस से कहती है कि वो घर छोड़कर जा रही है। क्रिस भागकर अपने घर की ओर आता है, लेकिन लिंडा जा चुकी थी। उसी समय उसे जे का फोन आता है, जो उससे इम्प्रेस हो गया था और अपने सेक्रेटरी का नंबर लिखने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस के पास कोई पेन नहीं होता, तो वो नंबर याद कर लेता है और साथ वाले स्टोर में जाकर लिख लेता है। अगली सुबह वो स्कूल के बाहर लिंडा से मिलता है और कहता है कि क्रिस्टोफर मेरे साथ ही रहेगा क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है
और उसके बिना रह नहीं सकता। लिंडा उससे काफी नाराज थी। वो क्रिस्टोफर को उसके पास छोड़कर चली जाती है। शाम को वो क्रिस्टोफर को स्कूल से लेकर घर चला जाता है और मकान मालिक उसे मकान खाली करने के लिए कहता है क्योंकि उसने 2 महीनों से किराया नहीं दिया था। क्रिस उससे कुछ दिनों की मोहलत मांगता है जिसके बदले में वो घर को पेंट करेगा और मकान मालिक मान जाता है। अगले दिन जब वो दीवारों को पेंट कर रहा था तब दरवाजे पर पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है क्योंकि उसने नो पार्किंग का चालान नहीं भरा था। वो पुलिस स्टेशन जाकर चालान भरता है लेकिन पुलिस वाला कहता है कि चालान सुबह 9:30 बजे वेरीफाई होगा और तब तक तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। क्रिस कहता है कि सुबह 10:15 बजे उसका इंटरव्यू है लेकिन पुलिस वाला उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो लिंडा को फोन करके उसे क्रिस्टोफर का ध्यान रखने के लिए कहता है। अगली सुबह वो अपने इंटरव्यू के लिए भागता है। उसके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो ढंग के कपड़े पहन पाता। क्रिस उनसे कहता है कि वो बाहर बैठकर कोई कहानी बनाने की कोशिश कर रहा था कि वो इन कपड़ों में क्यों आया है, लेकिन वो कोई भी कहानी बना नहीं पाया। फिर वो उनसे कहता है कि चालान ना भरने की वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उसकी ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं क्योंकि चालान भरना उनके लिए बहुत छोटी बात थी। फिर क्रिस उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया था पर उसकी क्लास में सिर्फ 12 बच्चे ही थे क्योंकि वो छोटे शहर का स्कूल था और 12 बच्चों में फर्स्ट आना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो कंपनी के हेड मिस्टर मार्टिन उससे ज्यादा इम्प्रेस नहीं होते। क्रिस उनसे कहता है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ, अगर मुझे जवाब नहीं पता तो मैं ये साफ कह दूंगा कि मुझे जवाब नहीं पता है, लेकिन किसी भी चीज का जवाब कैसे पता करना है वो मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। मिस्टर मार्टिन कहते हैं कि अगर एक आदमी बिना कमीज पहने तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आएगा तो तुम उसे नौकरी पर क्यों रखोगे। जवाब में क्रिस उनसे कहता है कि शायद उसने एक अच्छी पैंट पहनी हो इसलिए। यह जवाब सबको अच्छा लगता है और वो क्रिस को सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑफिस के बाहर वो जे से कहता है कि मैं नौकरी के बारे में सोचकर बताऊंगा क्योंकि नौकरी लगने से पहले उसे 6 महीनों के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जिसके बदले में उसे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब वो एप्लीकेशन फॉर्म लेने गया था तब उस स्ट्रीट आर्टिस्ट की वजह से क्रिस सारी शर्तें ध्यान से सुन नहीं पाया था। रात को लिंडा क्रिस्टोफर को लेकर वापस आती है और कहती है कि उसे न्यूयॉर्क में वेट्रेस की जॉब मिल गई है, लेकिन क्रिस कहता है कि वो क्रिस्टोफर को अपने साथ ही रखेगा। क्रिस पता नहीं क्रिस्टोफर को कैसे पालेगा ये सोचकर लिंडा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर क्रिस जे को फोन करके कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहता है। वो अपना सामान लेकर एक सस्ते मोटल में रहने के लिए चला जाता है। फिर क्रिस्टोफर एक बास्केटबॉल प्लेयर बनने की बात कहता है पर क्रिस कहता है कि वो एक बड़ा प्लेयर नहीं बन पाएगा, जिससे क्रिस्टोफर का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। उसका उदास चेहरा देखकर क्रिस उससे कहता है कि किसी से भी ये बात मत सुनो कि हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, चाहे वो तुम्हारा बाप क्यों ना हो। अगर हम ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक स्कैनर बेचकर उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं जो गुजारा करने के लिए काम आएंगे। फिर क्रिस अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है। सभी कैंडिडेट्स में से सिर्फ एक कैंडिडेट की ही सिलेक्शन होगी। क्रिस के लिए वहाँ टिकना आसान नहीं होगा क्योंकि ना तो वो अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा था और ना ही उसे स्टॉक मार्केट की कोई जानकारी थी। ट्रेनिंग इंचार्ज बताता है कि पिछले साल एग्जाम में एक कैंडिडेट के 96% मार्क्स आने के बावजूद भी कंपनी हेड ने उसे सिलेक्ट नहीं किया था क्योंकि एग्जाम के अलावा और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं और वो सबको मेहनत करके 100% मार्क्स लाने के लिए कहता है। बाहर आकर उसे मिस्टर मार्टिन मिलते हैं लेकिन वो उनसे लंबी बातचीत नहीं कर पाता क्योंकि एक भिखारी उसका स्कैनर लेकर जा रहा था जो स्टेशन पर छूट गया था। क्रिस उसके पीछे भागता है पर उसकी कार के साथ टक्कर हो जाती है और उसका एक जूता भी खो जाता है। उसे जूते के बगैर ही ऑफिस जाना पड़ता है। क्रिस पर पहले ही बहुत प्रेशर था और उसका ट्रेनिंग इंचार्ज अपने पर्सनल कामों के लिए हमेशा क्रिस को इधर उधर भगाता रहता था, जिसकी वजह से उसके काफी जरूरी काम छूट जाते थे। उसे अपने सारे काम खत्म करने के बाद क्रिस्टोफर को स्कूल से लेकर काफी लंबा सफर करके घर जाना पड़ता था, इसलिए वो अपने फोन का रिसीवर नीचे नहीं रखता था और लगातार फोन करके वो अपने 8 मिनट बचा लेता था। वो पानी भी नहीं पीता था ताकि उसे वॉशरूम न जाना पड़े। जो काम उसके साथी 9 घंटों में पूरा करते थे उसे वो 6 घंटों में पूरा करना पड़ता था। ऐसे ही चलते हुए 2 महीने बीत चुके थे पर क्रिस के हाथ कोई भी बड़ी सफलता नहीं लगी थी। तो वो अपने सबसे बड़े क्लाइंट को फोन करता है जो क्रिस को 20 मिनट में अपने ऑफिस पहुंचने के लिए कहता है। क्रिस फौरन ही वहां से निकल जाता है लेकिन ट्रेनिंग इंचार्ज उसे अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से क्रिस वो मौका भी खो देता है क्योंकि उसने 2 महीनों से किराया नहीं दिया था तो मोटल वाला भी उससे किराया मांगने लगा था। उसका सबसे बड़ा क्लाइंट फुटबॉल मैच देखने जाने वाला था और इस बात का फायदा उठाकर क्रिस अपने बेटे को साथ लेकर उससे मिलने चला जाता है। वो उस दिन वक्त पर ना पहुंचने के लिए माफी मांगता है और उसे मौका देने के लिए शुक्रिया कहता है। फिर वो आदमी उन्हें अपने साथ फुटबॉल मैच देखने के लिए बुला लेता है। मैच
मैच के दौरान वो क्रिस से कहता है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी कंपनी में पैसे लगाऊंगा। क्रिस की वहाँ बात नहीं बनती, लेकिन क्रिस्टोफर काफी खुश था जो मैच एंजॉय कर रहा था। अगली सुबह उसे इनकम टैक्स का नोटिस मिलता है। क्योंकि उसने टैक्स नहीं भरा था तो डिपार्टमेंट ने उसके बैंक अकाउंट से टैक्स के पैसे काट लिए थे। वो पैसे उसके लिए बहुत जरूरी थे क्योंकि उन्हीं से उसका गुजारा चलने वाला था। फिर वो अपने एक दोस्त के पास उधार के पैसे वापस मांगने जाता है, लेकिन उसका दोस्त उसे पैसे देने से मना कर देता है। कुछ देर बाद उसे वो भिखारी फिर से नजर आता है और क्रिस अपना स्कैनर वापस ले लेता है। वो जगह जगह जाकर उसे बेचने की कोशिश करता है और एक डॉक्टर उसे खरीदने के लिए मान जाता है, लेकिन वो स्कैनर खराब हो चुका था, इसलिए वो बिक नहीं पाता। सबसे बड़ी परेशानी तो तब आती है जब वो मोटेल वापस जाता है। मोटेल वालों ने उसका सामान बाहर निकालकर कमरे को ताला लगा दिया था क्योंकि उसने किराया नहीं दिया था। ये देखकर उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, क्या करे, किससे मदद मांगे। मानो जैसे सभी परेशानियों को सिर्फ एक ही आदमी नजर आ रहा था और वो था क्रिस। लेकिन ये सिलसिला यहाँ थमने वाला नहीं था। मोटेल से निकलकर वो स्टेशन चला जाता है और रात गुजारने के लिए सोचने लगता है। फिर वो क्रिस्टोफर के साथ खेलने लगता है और उससे कहता है कि ये स्कैनर नहीं बल्कि एक टाइम मशीन है जिसकी मदद से हम डायनासोर के टाइम में पहुंच चुके हैं। और डायनासोर से बचने के लिए वो उसे टॉयलेट में ले जाता है। वो कागज बिछाकर क्रिस्टोफर को अपनी गोद में सुला देता है। बाहर से कोई आदमी दरवाजा खटखटाता है, लेकिन क्रिस उठकर दरवाजा नहीं खोलता। उसने अपनी जिंदगी में खुद को इतना बेबस और मजबूर कभी महसूस नहीं किया था। तो उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वो रोने लगता है। अगले दिन वो रहने के लिए एक चर्च में जाता है जहाँ बहुत लंबी लंबी लाइंस होती हैं। चर्च में जगह कम थी तो जो वक्त पर आ जाता था उन्हें जगह मिल जाती थी और बाकी लोगों को वापस भेज दिया जाता था। वो स्कैनर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक पार्ट खराब हो गया था और नया पार्ट खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अब क्रिस की परेशानियां दुगनी हो चुकी थी। उसे वक्त से पहले अपना सारा काम खत्म करके अपने बेटे के साथ चर्च की लाइन में लगना पड़ता था ताकि उन्हें जगह मिल सके। ये स्ट्रगल उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, जिसकी वजह से वो खाना पीना भी भूल चुका था। उस चर्च में क्रिस की तरह सैकड़ों लोग थे जो अपनी जिंदगी की परेशानियों से जूझ रहे थे। अगले दिन वो अपनी इंटर्नशिप का फाइनल एग्जाम देता है, लेकिन उसके चेहरे पर नौकरी मिलने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। वहाँ से बाहर आकर उसे मिस्टर मार्टिन मिलते हैं जो अपनी टैक्सी का किराया देने के लिए क्रिस से $5 उधार मांगते हैं क्योंकि वो अपना पर्स भूल आए थे। क्रिस के पास बहुत कम पैसे बचे थे, पर फिर भी वो $5 दे देता है। आज रात उन्हें चर्च में जगह नहीं मिलती तो वो क्रिस्टोफर के साथ ट्रेन में ही सो जाता है। पैसे इकट्ठा करने के लिए वो अपना खून बेचता है और उन पैसों से स्कैनर का पार्ट खरीदकर उसकी रिपेयर करता है। फिर वो स्कैनर बेचकर कुछ पैसों का इंतजाम करता है ताकि आज रात वो होटल में जाकर आराम से सो सके और कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भुला सके। अगली सुबह वो क्रिस्टोफर के साथ बीच पर जाता है और कुछ सुकून भरे पल जीता है। आज उसकी इंटर्नशिप का रिजल्ट आने वाला था और वो अपनी सिलेक्शन के बारे में ही सोच रहा था। मिस्टर मार्टिन उसकी नई कमीज की तारीफ करते हैं। क्रिस उनसे कहता है कि आज उसकी इंटर्नशिप का आखिरी दिन है, इसलिए वो आज नई कमीज पहनकर आया है। मिस्टर मार्टिन मुस्कुरा कर कहते हैं कि तुम कल भी ये कमीज पहनकर आना क्योंकि कल तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है। अपनी नौकरी लगने की बात सुनकर क्रिस बहुत खुश होता है। वो क्रिस से पूछते हैं कि क्या ये आसान था, तो क्रिस कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। फिर मिस्टर मार्टिन उधार के पैसे भी उसे वापस दे देते हैं। उस दिन क्रिस बहुत खुश होता है और कहता है इसी एहसास को खुशी कहते हैं। फिर हम उसे क्रिस्टोफर के साथ बातें करते हुए देखते हैं और उनके पास से एक आदमी गुजरता है जो असली क्रिस गार्डन है और ये सारी कहानी इसी आदमी की जिंदगी का हिस्सा है। कहानी के अंत में हमें बताया जाता है कि क्रिस अपनी जिंदगी में एक कामयाब बिजनेसमैन बना जिसने $multi-million की कंपनी खड़ी कर दी थी। किसी शायर ने खूब लिखा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अगर आपको ये कहानी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं।